Dear students, I hope that you are keeping yourself fit and fine. As you all know that we are discussing the first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. Today I have come up with three main topics which we will discuss it today. Let us move with the first topic of discussion, conservatism. Conservatism किसे कहते हैं? What is the meaning of conservatism? It is a political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick changes. Conservatives believe that established traditional institutions of state and society, like the monarchy, the church, and social hierarchies, property, and the family should be preserved. So, conservatives लोग वो थे जो समाज में क्विक चेंजेस नहीं लाना चाहते थे. वो चाहते थे कि समाज में बदलाव हो, लेकिन धीरे धीरे हो. अपने ओल्ड ट्रेडिशंस, कल्चर्स, इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस को खोना नहीं चाहते थे. वो चाहते थे कि जो उनका पास्ट वैल्यूज़ हैं, पास्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, पास्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स हैं, उसे प्रिजर्व किया जाए और आगे बढ़ाया जाए. वो मॉडर्न सोसाइटी में विश्वास नहीं रखते थे, वो क्विक चेंजेस में विश्वास नहीं रखते थे. अब चलिए हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा दूसरा टॉपिक है ट्रीटी ऑफ वियना. In 1815, following the defeat of Napoleon, European governments were driven by a spirit of conservatism. European powers such as Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. जैसा कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री में 1815 ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था और इस बैटल में नेपोलियन की हार हुई थी. और नेपोलियन को हराने वाले 4 एलाइड पावर्स थे. वो थे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. ये चारों देशों की कंबाइंड सेनाओं ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के बैटल में हराया था. नेपोलियन के हारने के बाद एक एग्रीमेंट होता है इन एलाइड देशों के बीच में, और ये एग्रीमेंट इसलिए होता है ताकि ये सेटलमेंट कर सके उन क्षेत्रों को, उन रीजन्स को जो कभी नेपोलियन के कंट्रोल में थे. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि 1804 में नेपोलियन जो है, नेपोलियनी कोड, यानी हम उसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं, उसे वो लेकर आया था. नेपोलियनी कोड में नेपोलियंस ने बहुत सारे चेंजेस लाए थे. जैसे कि नेपोलियन डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law, and secured the right to property. नेक्स्ट में ये भी हम जानने का कोशिश करेंगे, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. उसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को हटाया, उसने फ्यूडल सिस्टम्स को एबोलिश किया, उसने बहुत सारे प्रशासनिक बदलाव किए जिसमें बिग मर्चेंट्स, स्मॉल ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, आर्टिशंस, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे.
उसने जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी एफिशिएंट बनाने का पूरा प्रयास किया ताकि लोगों का समर्थन उसे हासिल हो सके। 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन ने एक के बाद एक न केवल फ्रांस में बल्कि यूरोप के दूसरे शहरों में भी उसने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए जो कि कंजर्वेटिव्स लोगों को पसंद नहीं था। कंजर्वेटिव्स लोग ये नहीं चाहते थे कि नेपोलियन जो है लंबे समय तक रूल करे यूरोप में, और कारण यही था कि उन्होंने उसे हटाने का भरपूर प्रयास किया और आखिरकार ये कंजर्वेटिव्स लोग जो हैं वो सक्सेसफुल हुए 1815 में। सो द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. नेपोलियन के शासनकाल में जितने भी बदलाव उसने किया था उसे हटाने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ और एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को हटाकर अब लोग जो चाहते थे कि कंजर्वेटिव रूल्स को फिर लागू किया जाए, एब्सोल्यूट मोनार्की को फिर इस्टेब्लिश्ड किया जाए और जिस तरीके से वो रूल करना चाहें उस तरीके से वो कर सकें। तो इसीलिए जो है 1815 में एक एग्रीमेंट साइन होता है फोर एलाइड पावर्स के बीच में, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जितने भी चेंजेस नेपोलियनिक वार्स के समय में हुए थे उसे हटाया जाए, उसे ख़त्म किया जाए और फिर दोबारा जो है कंजर्वेटिव रूल्स को इस्टेब्लिश्ड किया जाए। द मेन इंटेंशन was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. मुझे विश्वास है कि सभी लोग जो हैं ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर, वो है फीचर्स ऑफ कंजर्वेटिव रेजिम्स सेटअप इन यूरोप फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कंजर्वेटिव रूल्स का। कंजर्वेटिव रूल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उसको हम एक एक कर समझने का कोशिश करेंगे। पहला है द कंजर्वेटिव रेजिम्स सेटअप इन 1815 वेर ऑटोक्रेटिक। इसमें ये डिसाइड किया गया कि पावर को सेंट्रलाइज्ड किया जाए, पावर को कंसंट्रेट किया जाए और एक एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर रूल्स इस्टेब्लिश्ड हों और वो लोगों पर लागू हों। दूसरा, द रूल्स वेर इनटॉलरेंट टू क्रिटिसिज्म। जो रूल्स बनाए गए इसमें ये डिसाइड किया गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो कॉमन मैन हो या कोई भी हो, ये जो हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, वो जो है क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। तीसरा, कंजर्वेटिव रूल्स सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। और तीसरा ये पॉइंट बताता है कि इस पर अंकुश लगाया गया, इस पर कंट्रोल किया गया ऐसे एक्टिविटीज़ पर, ऐसे गतिविधियों पर जो अथॉरिटी को क्वेश्चन करता हो। यानी अगर आप फ्रांस में हैं, फ्रांस के सिटीजन्स के तौर पर आप वहाँ रह रहे हैं, तो आप जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, आप गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। चौथा पॉइंट है सेंसरशिप लॉज वेर इम्पोज्ड टू कंट्रोल द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को इस्टेब्लिश किया जाए, लोगों को फ्रीडम हो, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ बिलीफ का आज़ादी मिले और इक्वलिटी बिफोर लॉ हो। लेकिन कंजर्वेटिज्म रूल आने के बाद एब्सोल्यूट मोनार्की के कंट्रोल में ये जितने भी अधिकार थे,
जैसे कि द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, जो भी लोगों के साथ ये जुड़ा हुआ था, इसे फिर ख़त्म करने का प्रयास कंजर्वेटिव्स द्वारा किया गया। तो इस तरीके से हम आज 3 टॉपिक कवर अप किए, और मुझे आशा है कि सबको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।